और एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कुलदीप सेंगर की पत्नी का टिकट काट दिया गया है। बीजेपी ने कुलदीप सेंगर की पत्नी का टिकट रद्द कर दिया है और जल्दी ही जिला अध्यक्ष 3 नामों की सूची भेजेंगे। कुलदीप सेंगर की पत्नी की जगह बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव करेंगे। तो बीजेपी ने कुलदीप सेंगर की पत्नी का टिकट रद्द कर दिया है और अब जल्दी ही जिला अध्यक्ष 3 नामों की सूची भेजेंगे। उन 3 नामों में से किसी एक का चयन होगा कुलदीप सेंगर की पत्नी के स्थान पर। बड़ी खबर। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुभव, और क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं आपको? देखिए, एबीपी गंगा ने ही सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था जिस दिन ये टिकट घोषित किए थे बीजेपी ने, कि बीजेपी कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जिनके चलते पहले भी पार्टी की फजीयत हो चुकी है। और उन्नाव की जो फतेहपुर 84 की तृतीय सीट है, जिला पंचायत वार्ड है, वहां से संगीता सेंगर को जिला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार बनाया था। पार्टी की तैयारी ये थी कि पहले सदस्य का वो चुनाव जीत जाए और फिर जब अध्यक्ष का चुनाव होगा तो पार्टी उन्हें अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएगी। लेकिन जब खबरें हमने दिखाई, एबीपी गंगा ने खबर दिखाई, उसके बाद पार्टी ने ये तय किया कि अब संगीता सेंगर का जो टिकट है उसे काट दिया गया है। यानी वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नहीं है। वो अपना चुनाव अगर लड़ेंगी तो वो निर्दलीय लड़ेंगी, लेकिन बीजेपी उन्नाव में अब जिला अध्यक्ष जो है वो 3 नामों का एक पैनल भेजेंगे और पार्टी उनमें से किसी एक नाम को तय करेगी। लेकिन सवाल बीजेपी की लिस्ट को लेकर हर जगह उठ रहे हैं। उन्नाव में तो आपने टिकट काट दिया, इसी तरह टुंडला फिरोजाबाद में 20 नंबर वार्ड है, वहां पर कप्तान सिंह को टिकट दिया है। कप्तान सिंह पर आयुध से जुड़ा हुआ मामला दर्ज है, हत्या का मुकदमा दर्ज है। जी। एक जगह AK-47 की गोलियां निकाल ले जाने का, बम का मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। तो ऐसे लोगों को बीजेपी टिकट दे रही है और जब पार्टी की किरकिरी हो रही तो प्रदेश अध्यक्ष बयान जारी कर रहे हैं कि हमने संगीता सेंगर का टिकट काट दिया। जब आपने इतनी कवायद की 10-10 घंटे बैठक की उम्मीदवारों को चुनने में, तब भी अगर इस तरह की गड़बड़ियां हो तो फिर क्या कहा जाए? बिल्कुल अनुभव, हमारे साथ बने रहिए आप। इसी मामले पर, इसी विषय पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने क्या वक्तव्य दिया है, अब आप वो देख लीजिए। जनपद में भी वार्ड नंबर 22 में श्रीमती संगीता सेंगर का टिकट हो गया था। अब संगीता सेंगर को टिकट उनका रद्द किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नहीं रहेंगी। जिला अध्यक्ष से आग्रह किया गया है कि शीघ्र 3 नामों का पैनल भेजें। तो टिकट रद्द कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि टिकट रद्द कर दिया गया है और जिला अध्यक्ष से 3 नामों की सूची मांगी गई है इसी नाम को रिप्लेस करने के लिए। अनुभव शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, अज्ञानता हो या इस तथ्य से परिचय न हो कि कुलदीप सेंगर की पत्नी है संगीता सेंगर, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर ऐसा संभव कैसे हुआ? देखिए, बिल्कुल यही सवाल हमने भी पूछा था और जिस दिन ये लिस्ट जारी हुई थी हमने उसी दिन जो पार्टी के प्रभारी हैं उनसे ये पूछा था कि आखिर संगीता सेंगर को तो सब जानते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि 3051 हमें उम्मीदवार घोषित करने और हर एक का प्रोफाइल नहीं आता, लेकिन कुछ नाम तो ऐसे होते हैं जिनके बारे में सबको पता होता है। तो क्या बीजेपी भी अब केवल मसल पावर और ऐसे लोगों पर ही दांव लगाएगी जिनको लेकर पहले खुद सवाल खड़े करती थी? और हमने जब खबर दिखाई उसके बाद आज ये तय किया गया है कि संगीता सेंगर को जो टिकट दिया था वो नहीं, यानी वो अधिकृत प्रत्याशी नहीं रहेंगी, उनका टिकट काटा गया है। और प्रदेश अध्यक्ष ने बिल्कुल अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इधर संभल में सपा सांसद डॉक्टर बर्क ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उनका कहना है कि फिलहाल उन्हें वैक्सीन की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सपा सांसद ने कहा है कि भले ही उनकी उम्र 90 साल से अधिक है, लेकिन कोरोना का उन पर कोई असर नहीं हो सकता। मैं बगैर वैक्सीन के ही अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह की हिफाजत। अरे मेरी जिंदगी और मौत नहीं, लेकिन फिर भी एहतियात शर्त है। हमारे कुरान ने भी हमें हुक्म दिया, हमारे रसूल ने भी फरमाया, हमारे बुजुर्गों ने भी फरमाया और हम उसको मानते हैं। एहतियात अब मुल्क का मामला, मुल्क अगर कोई हमें हिदायत कर दे तो अच्छी बात नहीं, तो उसे भी मानते। तो डॉक्टर बर्क कह रहे हैं अपने बयानों की वजह से मशहूर है, अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियां बटोरते रहे हैं और अपने बयानों की वजह से हमेशा विवादों में भी रहे हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। इस बार कह रहे हैं कि
ऊपर वाले के करम से उन्हें 90 वर्ष की उम्र में वो बिल्कुल हिफाजत से हैं और उन्हें किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क का मामला है, इसलिए जो सही होगा उसको जरूर किया जाएगा। उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उबैदुर, कोई नई बात नहीं है, डॉक्टर बर्क तमाम ऐसे बयान देते रहे हैं। इस बार उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल ठीक तथ्य क्या उन्होंने रखे हैं वो हमारे दर्शकों के सामने आप रखें। राजेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, देखिए आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था और बार बार कहा है कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, जब हमारी सरकार आएगी तब लगवाऊंगा। तो यही वजह है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क हो, वो इसीलिए वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लाइन दे दी, इस लाइन पर चलना है। तो ये एक राजनीति है। बर्क साहब की उम्र लगभग 90 साल हो गई है। उन्होंने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, बिल्कुल मुझे पूरा अल्लाह पर यकीन है, मुझे किसी वैक्सीन की जरूरत नहीं है और मैं अभी वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। तो एक तरफ जहाँ देश के प्रधानमंत्री लोगों से आह्वान कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में तो आज से टीका उत्सव मनाया जा रहा है, बिल्कुल, तो जहां लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सरकार और पूरी दुनिया की सरकारें जो है लोगों को वैक्सीन दे रही हैं, वहीं जो कई राजनीतिक माहौल है और उत्तर प्रदेश में बस अब अगले ही साल में जो है विधानसभा चुनाव होने हैं और इस वक्त भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं। तो राजनीतिक नेता, जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं और खास तौर से समाजवादी पार्टी के सांसद की अगर हम बात करेंगे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की, तो अपने वो बयानों को लेकर के चर्चे में रहे हैं। यही वजह है कि आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुझे वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एहतियात बरतना चाहिए, यानी कि सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, मैं भी लगवाऊंगा या मुझे भी लगवानी चाहिए, क्योंकि उनकी उम्र भी काफी 90 साल बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका उबैदुर रहमान। और वही राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम में शनिवार को 59 कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि आज दोपहर 12 बजे तक 22 शव वहां पर आ चुके। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अंतिम संस्कार करने वाली 2 इलेक्ट्रिक मशीनें नाकाफी साबित हो रही हैं। एक मशीन एक शव का अंतिम संस्कार करने में 1 घंटे का वक्त लेती और उसके बाद इसे सैनिटाइज करके दूसरे शव को इस पर रखा जाता है। कल सुबह से रात 10 बजे तक क्रियाक्रम लगातार जारी रहा, फिर भी शव बाकी रह गए। मशीन से क्रियाक्रम न होने की सूरत में लकड़ी की चिता सजाकर शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कोरोना का तांडव देखिए आप। कोरोना की वजह से राजधानी के हालात पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। यहाँ पर हम इस समय बैकुंठ धाम में खड़े हुए हैं। विद्युत शवदाह गृह है यहाँ पर, लेकिन विद्युत शवदाह गृह में इतनी भीड़ हो चुकी है शवों की, इतनी ज़्यादा संख्या आ चुकी है कि इस समय हालात ऐसे हैं कि लोगों को लकड़ी की चिता पे अंतिम संस्कार कराना पड़ रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन जितेंद्र कुमार आपको जो सामने नज़ारा दिखा रहे हैं, वो कोरोना पेशेंट की बॉडी इस समय यहाँ पर लगातार आ रही है और नगर निगम के कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे, नगर निगम के अधिकारी हैं। सर, ये जो मरीजों की संख्या, शवों की संख्या है, ये अचानक बढ़ी है या कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है? ग्रेजुअली पिछले 8-10 दिनों से जो है, पहले 20, फिर उसके बाद 30, 40, 50, कल जो है 59 बॉडीज आई हैं। तो अभी थोड़ा सा पिछले कई दिनों से बढ़ी है। आज सर कितनी बॉडी आई हैं? अभी 22 की रिपोर्टिंग है यहाँ पर। ये जो विद्युत शवदाह गृह है, वहाँ पर क्या इंतजाम नहीं है जो ये लकड़ी से चिता का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, चिता सजाई जा रही है? विद्युत शवदाह गृह में एक शव के निस्तारण में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। हमारा यहाँ पर 2 विद्युत शवदाह गृह चल रहे हैं। सुबह से हमने 6ठी बॉडी तक जो है इसमें डाल दिया, क्योंकि एक बॉडी को करने में 1 घंटा लगता है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास में बॉडीज़ की संख्या ज़्यादा होती तो लोगों को इंतजार ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ की गई है कि लकड़ियों पर इनका क्रेमेटोरियम का काम कराया जा रहा है। इस बॉडियाँ आ चुकी हैं। नगर निगम के अधिकारी सारी स्थितियों पर नज़र रखे हैं और नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शवों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से चिता में लकड़ी की चिता सजाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। यहाँ नगर निगम की टीम लगी हुई है पूरी, सारे अधिकारी हर हालात को मद्देनज़र यहाँ पर तैनात हैं। सारे इंतज़ाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। राजधानी में ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई हैं जो नियंत्रण के बाहर हो चुकी हैं। गुजारिश है कि कोरोना संक्रमण से खुद को बचाएं, मास्क लगाएं और दूसरों को भी बचाएं। कैमरामैन जितेंद्र कुमार के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ।
इन भयावह हालात पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक त्रिपाठी इस वक्त एक बार फिर से हमारे साथ सीधा कनेक्ट है लखनऊ से। विवेक, आपने जो मंजर दिखाया वो भयावह है। आपने जो चीजें दिखाई, जो तथ्य बताए, वो स्वाभाविक रूप से डराने वाले हैं। क्या अगर ऐसी स्थिति बनी रहे तो ये तो बहुत बड़ा संकट है लखनऊ में, और ये संकट और भी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में अगर सावधानी न बरती गई। विवेक जी राजेंद्र, संकट अभी चला आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से ये स्थिति है कि शवों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि शवदाह गृह में निस्तारण के इंतज़ाम नहीं है। अंतिम क्रिया के लिए लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। और ये जिस तरह से शनिवार को जो आंकड़ा आया है 69 शव आए हैं, और आज सुबह यानी रविवार को 12 बजे तक 22 शव आ चुके थे, और लगातार ये सिलसिला जारी है। इससे साफ है कि जो नगर निगम है या स्थानीय प्रशासन है, उनके पास शवों के निस्तारण के इंतज़ाम, पर्याप्त इंतज़ाम नहीं है। बैकुंठ धाम में 2 इलेक्ट्रिक मशीनें लगी हैं जहां पर क्रियाक्रम होता है, और ये साफ निर्देश है कि कोरोना मरीजों की अगर मौत होती है तो उनका जो क्रियाक्रम है वो इलेक्ट्रिक शवदाह गृह में ही होना चाहिए। हालांकि इतनी भीड़, शवों की इतनी संख्या ज़्यादा है, और वहाँ पर जो उनके परिवारीजन हैं, इतनी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है कि बैकुंठ धाम में लोग सुबह से लेकर शाम तक और रात तक, देर रात तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शवों के कब उनके अपनों के जो पार्थिव शरीर हैं उनके क्रियाक्रम की बारी आए और वो यहाँ से अपने घर जा सके, बाकी जो रिचुअल्स होते हैं वो पूरे कर सकें। हालात ये हैं कि लोगों को रोते रोते आँखों में आंसू जो थे वो सूख चुके हैं, और अब अपनों के ही शव उनको बोझ लगने लगे हैं। सुबह 6 बजे से लाइन लगनी यहाँ शुरू हुई, जो अभी तक लगी हुई है, और कई लोग ऐसे हैं जो बाहर के जनपदों से आए हैं। वो अपने शव, अगर उनके पास एम्बुलेंस है तो ठीक है, एम्बुलेंस नहीं है तो अपनी गाड़ियों पे ही शव रख के इंतज़ार कर रहे हैं। परिवार के सदस्य इधर उधर दोपहर में विद्युत शवदाह गृह के आसपास भटक रहे हैं। वहाँ ना बैठने का इंतज़ाम है, ना खाने पीने की कोई सुविधा है, पानी तक उपलब्ध नहीं है। जिस तरह से शवों के क्रियाक्रम विद्युत शवदाह गृह में नहीं हो पा रहे हैं, उससे एक व्यवस्था लागू की गई है कि जो लकड़ी की चिता सजाने की व्यवस्था ठीक पीछे शवदाह गृह के की गई है। हालांकि वहाँ भी जो प्लेटफॉर्म, सीमेंट के प्लेटफॉर्म बने हैं, उसके अलावा कच्चे रास्ते, यानी सड़क पर भी जो गली वहाँ से शवदाह गृह तक जाने का रास्ता है, वहाँ भी सड़क के किनारे, गली के किनारे शव जलाए जा रहे हैं, उनका क्रियाक्रम किया जा रहा है। ये स्थितियाँ राजधानी में है जो शर्मनाक हैं, और इसके लिए जो नगर निगम जो विद्युत शवदाह गृह का संचालन और देखरेख करता है, वहाँ के अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। जिस तरह से संख्या बढ़ रही है मृतकों की, लगातार शव आने आज कितने शव आए बैकुंठ धाम में सुबह से? कल तो संख्या 59 थी, आज कितने शव पहुंचे हैं? जी राजेंद्र, जो सुबह 12 बजे तक का आंकड़ा था वो 22 शव यहाँ पे आ चुके हैं, 22 बॉडीज़ पहुँची हैं। इसके अलावा अभी 2 बज रहा है, लगभग इतनी ही बॉडी और भी आ चुकी हैं। अभी जो हमारी बात हुई है नगर निगम के अधिकारियों से, वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह से इंतज़ाम कर रहे हैं कि शवों का जल्दी निस्तारण हो। देखिए, एक जानकारी आपको देना चाहेंगे, जो विद्युत शवदाह गृह है वहाँ यहाँ पर 2 यूनिट लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिक यूनिट। उसमें एक शव के क्रियाक्रम में 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन 1 घंटे बाद उसको जब सैनिटाइज किया जाता है तब दूसरा शव की बारी आती है। तो ये पूरी प्रक्रिया 2 घंटे की होती है, और सुबह 10 बजे से या 9 बजे से यह सिलसिला शुरू होता है अंतिम संस्कार का, जो रात में 10 बजे, 11 बजे या 12 बजे, कभी कभी 2 बजे तक भी चलता है। कल रात करीब 12 बजे तक ये अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चली है विद्युत शवदाह गृह में। और आज भी जिस तरह से, जितनी तेजी से सुबह संख्या बढ़ रही है शवों की, उससे लग रहा है कि रात भर भी अगर इंतजाम किए जाएं विद्युत शवदाह गृह में, और जो उसके पीछे चिता सजाई जा रही हैं उसमें भी, तब भी ये पूरी संख्या बहुत भयावह है हालात, तब भी पूरे शवों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो आप बता रहे हैं बहुत बहुत डराने वाला, बहुत भयावह सब कुछ, ये पूरा मंजर, ये पूरा दृश्य। विवेक, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने तस्वीर दिखाई वो संदेश दे रही है कि कितनी सावधानी की आवश्यकता है। बड़ी खबर है, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बुखार और गले में खराश की शिकायत के बाद टेस्टिंग में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। देवरिया से एम्बुलेंस के जरिए उन्हें लखनऊ लाया जा रहा है। उनके ड्राइवर और रसोइये भी पॉजिटिव हो गए। डॉक्टर्स के सुझाव पर फिलहाल वो घर पर ही आइसोलेटेड होंगे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कोरोना संक्रमित। इधर गोंडा में एक बार फिर से कोरोना ने हड़कंप मचा दिया है। 24 घंटे में 122 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। 421 जा पहुंची है गोंडा में एक्टिव कोविड-19 मरीजों की संख्या।
और मथुरा में 24 घंटे में 172 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर गोंडा से। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखा है। खत में सीबीएसई एग्जाम टालने या अन्य विकल्प से कराने को कहा गया है। बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए खत लिखा गया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों एवं भयावह होती स्थिति के बीच छात्रों और उनके अभिभावकों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2021 को लेकर कुछ वाजिब चिंताएं जाहिर की हैं। और एक और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे पास। खनन माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध खनन कर रहे 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध खनन में इस्तेमाल 5 डंपर और 3 पोपलेन मशीनें जब्त कर ली गई हैं।